जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस एनर्जी और जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग है उसके आज पहला यूनिट जो कि हम स्टार्ट करने जाने हैं दोस्तों। तो पहला यूनिट हमारा क्या है दोस्तों? एनर्जी सिनारियो के बारे में है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के सिनारियो के बारे में आप समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा जो एनर्जी सिनारियो, कितना एनर्जी किस सेक्टर में हम यूज करते हैं, किस सेक्टर में हम यूज करते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों ये हम AKTU के जो हमारा है यूनिट 1 नंबर 1 जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। हमको क्लासिफिकेशन देना है एनर्जी का। जैसे कि हमको पता है दोस्तों कि एनर्जी कितने फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में, या तो वो काइनेटिक एनर्जी होते हैं या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी में अगर हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन में, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों है, काइनेटिक एनर्जी में हमारे दो जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है हमारा दोस्तों? एक तो हमारा थर्मल एनर्जी है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और एक हमारा साउंड एनर्जी है दोस्तों। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा होता है? कोई भी मोशन के द्वारा होता है। तो हमारा जो थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? थर्मल एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? जब हमारा वाइब्रेशन हो किसके अंदर? जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कोई सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, जब उसके अंदर क्या हो दोस्तों? जब उनके अंदर मूवमेंट हो तो हमारा क्या होता है? उससे हमको कहीं ना कहीं हीट नज़र आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मल एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। अब बोलेंगे सर कि कहाँ पे थर्मल एनर्जी हमने देखा है? तो थर्मल एनर्जी आप देखे होंगे कि आप जाड़ों के समय जब आप पानी निकालते हो, ग्राउंड वाटर आप निकालते हो, तो काफ़ी वो क्या होता है? हॉट होता है। तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं हम? जियोथर्मल एनर्जी दोस्तों। तो वही हमारा क्या है? थर्मल एनर्जी है, जो कि एग्जाम्पल है किसका? हमारा थर्मल एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हुआ दोस्तों? आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो बस वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और साउंड एनर्जी में क्या होता है दोस्तों? साउंड एनर्जी आप जैसे नाम सुने होंगे, जैसे साउंड एनर्जी में क्या होता है हमारा? साउंड एनर्जी में हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं, जब आप बोलते हैं तो क्या होता है? उससे आपका एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, आप नाम सुने होंगे। तो क्या होता है? एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, एक मूवमेंट है। जैसे हम यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं तो उसमें क्या एक हमारा क्या है? मूवमेंट है। जो भी एनर्जी का है, जो सबस्टांस है, उसके अंदर क्या है? मूवमेंट है। तो इसीलिए हम उसे भी बोलते हैं क्या? साउंड एनर्जी को भी हम बोलते हैं क्या? जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा क्या है? हमारे उसके बाद है जो कि पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं? कोई भी सबस्टांस जो होता है कोई भी पोजीशन पे हो, जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा जीरो पोजीशन है और यहाँ सम हाइट है, तो इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डेट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन ऑफ रिलेटिव टू सम जीरो दोस्तों। तो वही हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर्ड है, किसी पोजीशन पे, उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितने भागों में डिवाइड है दोस्तों? जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा है वो दोस्तों हमारा चार भागों में डिवाइड है। तो चार भागों में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो हमारा दोस्तों केमिकल एनर्जी है, दूसरा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, तीसरा हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और चौथा हमारा मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों। तो केमिकल एनर्जी में कैसे दोस्तों? केमिकल एनर्जी में हमारा कैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों? जैसे कि आप नाम सुने होंगे बायोमास का। आपने नाम सुना होगा क्या? बायोमास का। वो हमारा क्या है? केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी भी हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है दोस्तों, जो कि चार टाइप है। और न्यूक्लियर एनर्जी में तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके द्वारा जो पोजीशन उसका है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से क्या होता है दोस्तों? हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी। आपको सभी को पता है कि हमारा जो
न्यूटन बाबा के बारे में सबको पता है कि एप्पल गिरा मतलब ग्रेविटेशनल होगा, पावर होगा कहीं ना कहीं। तो वही चीज हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। जैसे आप देखोगे कि वाटर भी जो होता है, जब वहां पे बांध में देखोगे वाटर स्टोर्ड होता है हाइट पे, जब वो पानी गिरता है तो वो क्या स्टोर करता है दोस्तों, वो भी हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जैसे आप रबड़ नाम सुने होगे, रबड़, रबड़ में क्या होता है, जब उसके पोजीशन को आप डिस्टर्बेंस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कहीं ना कहीं आपको टेंशन जनरेट होगा, तो वो आपको देखने को मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था दोस्तों, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी का था, कि हमारा कैसे एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट भागों में दोस्तों हमारा ये डिवाइड है। तो हमने क्या देखा था इसमें कि काइनेटिक एनर्जी और हमारा जो है एक पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा था तीन टाइप का, एक तो हमारा साउंड एनर्जी था, दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, और उसके बाद एक हमारा क्या था, थर्मल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या देखा, एक केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी था, और ग्रेविटेशनल एनर्जी, और हमारा मैकेनिकल एनर्जी था दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने लाए हैं कि जो कोल होता है, जो कोल है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट में हमारा जो कोल है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट में हमारा दोस्तों यूज होता है। जो कोल होता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा कोल एबंडेंट में यूज होता है। अप्रॉक्स अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो 55% जो एनर्जी है हमारे इंडिया का, जो टोटल एनर्जी वेस्ट यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से 55% जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, यूज होता है किसके द्वारा दोस्तों, अकेला एक कोल के द्वारा। और ये भी आपको बता दें कि इंडिया जो है वो कोल प्रोड्यूस करने में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों, और 8 लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर, मतलब ये इंपोर्ट भी करता है, मतलब अपने तो यूज करता ही है, प्लस उसके साथ साथ क्या करता है कोल दोस्तों, उसका 8वां पोजीशन है कि उसकी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी दोस्तों 8 लार्जेस्ट इंपोर्टर है दोस्तों। एनुअल का बात करें तो 310 मिलियन टन दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और 25 मिलियन टन के अप्रॉक्स हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं दोस्तों। तो तभी जाके हमारा जो कोल, क्या सोचिए, कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, 25 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमको इंडियन जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है कि कैसे हम जो कोल बेस है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सके दोस्तों, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सभी को रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इससे हमारा इको हार्म होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कई सारी चीज हमें नजर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कुछ और डेटा का बात करें कि इंडिया जो दोस्तों है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी का थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंट्री है दोस्तों, जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों जैसे कि हमारा इंडिया का जो इंडिया जो हमारा है वो गोल भी सेट किया है। गोल कितने का दोस्तों सेट किया है, 500 गीगावाट का, कि हम हमारा जो टारगेट होगा वो 500 गीगावाट हम क्या करेंगे, वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे, यानी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी होगा उससे हम क्या करेंगे दोस्तों, जनरेट करेंगे। अगर बात कितना, ये हमारा जो 500 गीगावाट है वो 2030 का हमारा दोस्तों टारगेट है। अगर बात करें नवंबर 2023 के हिसाब से तो इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल है दोस्तों 396% से हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जो कि लास्ट 8.5 ईयर में कभी भी नहीं हुआ था दोस्तों। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो ये टारगेट है 500 गीगावाट का वो अचीव कर पाएंगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस नज़र आती है दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ और जैसे एनर्जी का, तो हमारा जो इंडिया हमको देखते हैं कि कैसे हमको अपने रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ करना है। तो अगर बात करें ग्रोथ का दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा नवंबर 2023 का डेटा था उसमें हमने क्या किया है, 72.31 जो गीगावाट है वो हमने क्या किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से अभी तक में स्टोर किया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया है जो हमारा
और दोस्तों ये जो 72.31 है वो सोलर का है केवल दोस्तों। तो और एक्स्ट्रा कई सारे चीज़ों का है जो कि हम आपको बताए थे कि कैसे इंडिया अपने 500 गीगावाट के टारगेट को अचीव कर सकता है दोस्तों। अभी तक इसका आंकड़ा आपको हो सकता है ये मे भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए दोस्तों। तो ये कुछ डेटा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। तो पूछा है क्या, डिस्कस अबाउट द इंडियन एनर्जी सिनारियो के बारे में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो पहला क्या है, इंडियन एनर्जी कहाँ से, पहला आपको बताएं कि कोल से हमारा क्या है, कोल से कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छे नाता है, क्योंकि 55% अभी भी हम क्या यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं। जैसे कि 2019 का ये डेटा भी आप देख सकते हैं कि जो 72.22% हम एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो हम कोल से कर रहे थे दोस्तों। तो ये काफ़ी हद तक ज़्यादा है दोस्तों। और ये हम बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए कि इसका जो ग्रो रेट है वो 0.30% है दोस्तों, एनुअली ग्रो हो रहा है। ये हम बात कर रहे हैं 2018 से 19 के डेटा का दोस्तों। और दूसरा सोर्स बात करें लेग्नाइट, लेग्नाइट भी दोस्तों कोल का ही एक पार्ट है, मतलब एक कह सकते हैं उसका फॉर्म ही है। तो लेग्नाइट जो कि दोस्तों हमने क्या किया है, हमने लेग्नाइट को क्या किया है, रिड्यूस किया है। जब हमारा 2018-19 में जो डेटा था 44 मिलियन टन था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा रिड्यूस करके कितना किया है, 42.10 मिलियन टन दोस्तों। अब बात करें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल से हमारा क्रूड ऑयल जो है वो सेकेंड मेजर को सोर्स है दोस्तों। ये हमारा जो है सेकेंड मेजर सोर्स है, क्या, कोई भी हमारा एनर्जी को जो प्रोड्यूस करने में दोस्तों। केवल यही दोस्तों 8.79% के अप्रॉक्स जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है भारत में, जितना यूज करता है 8.79 दोस्तों, वो क्या है, वो हमारा क्रूड ऑयल से ही मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों। फिर बात करें नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस दोस्तों जो हमारा है, नेचुरल गैस का हमने देखा है जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे क्या हमको नजर आया है, डिक्रीज होते हुए नजर आया है। क्योंकि शुरू में जो नेचुरल गैस था दोस्तों हमारा 32.05 बिलियन जो क्यूबिक मीटर था, बीसीएम था, लेकिन 2019-20 का अगर डेटा का बात करें तो हमको कहीं ना कहीं 30.26 केवल बीसीएम ही नजर आया है, जो हमारा बिलियन क्यूबिक मीटर है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे हमको पता चल रहा है कि जो 5.61% का जो श्रिंकेज है वो कहीं ना कहीं हमारा मूवमेंट हो रहा है किसके तरफ, फॉसिल फ्यूल के तरफ दोस्तों। फिर अगर बात करें नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों, नॉन फॉसिल फ्यूल का अगर हम बात करें केवल हाइड्रो का, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्या, रिन्यूएबल, तो हाइड्रो हमारा कितना है 15.48% है दोस्तों। और न्यूक्लियर जो एनर्जी उसके द्वारा हमारा रिन्यूएबल कितना है 22.90%। और अदर का बात कर लें तो वो कितने हैं 9.13% दोस्तों। तो ये अब क्या कर सकते हैं, ये डेटा लर्न कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया में एनर्जी का रेशियो कितना है। और दोस्तों ये हमको कहीं ना कहीं ये नज़र आया है कि जो हमारे थर्मल रिसोर्सेज में हमको डिक्लाइन भी होते हुए नज़र आया है। जैसे दोस्तों थर्मल रिसोर्सेज में हमारा क्या है 2.75 का हमको परसेंटेज का डिक्लाइन कहीं ना कहीं हमको नज़र आया है। तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रो में हमारा कितना परसेंट यूज हो रहा है 15.42, वहीं हमारा जो न्यूक्लियर है 22 जो हमारा 90 है, उतना परसेंट हमको देखने को मिलता है जो यूज कर रहे हैं दोस्तों। और अदर का अगर बात करें तो 9.13% जो दोस्तों है कि हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें डिफरेंट सेक्टर का कि एनर्जी के कंजम्पशन का सेक्टर क्या है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो हम सेक्टर में यूज करते हैं वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है दोस्तों। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम 42.69, मतलब समझिए दोस्तों आधा के लगभग हाफ ऑफ एनर्जी जो हमारा यूज होता है दोस्तों वो कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और जो हम डोमेस्टिक सेक्टर यूज करते हैं, जो घर के पानी, फ्रिज, एसी चलाने में यूज करते हैं, वो कितना है
24.01% दोस्तों, और एग्रीकल्चर में हम 17.67% और कॉमर्शियल सेक्टर में हम 8.04 सेक्टर यूज करते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो रेलवे होते हैं हमारे, रेलवे में 1.5% यूज होते हैं, और दूसरा जो कोई सेक्टर है हमारा 6.1। यानी हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं 42.7%। फिर उसके बाद जो 24% है वहाँ पे हम डोमेस्टिक में यूज करते हैं। फिर एग्रीकल्चर में 17% के लगभग यूज करते हैं, रेलवे में 1.5% और 6% हमारा जो अदर एक्टिविटीज़ होता है हम उसमें दोस्तों यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जो समझ में आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल एनर्जी है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा एनर्जी का जो यूजेज है, प्रोडक्शन, वहाँ पे जो हम कंजम्पशन है, वो अभी भी काफ़ी डोमिनेटिंग फैक्टर दोस्तों नज़र आता है। क्योंकि मोस्टली हाफ ऑफ यानी 42.7% इट विल बी वेरी बेटर दोस्तों, काफ़ी हद तक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जो हम डोमेस्टिक सेक्टर में दोस्तों यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, 24%, मतलब एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा हम अपने डोमेस्टिक पर्पज में यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी इंटेंसिटी। तो एनर्जी इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं दोस्तों, एनर्जी इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है दोस्तों, कितना आप एनर्जी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं अपॉन जितना जीडीपी है दोस्तों, पर यूनिट ऑफ जीडीपी, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेंसिटी बोलते हैं। जो कि हमारा ये बताता है, एनर्जी इंटेंसिटी जो दोस्तों है वो क्या बताता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडिया का किस स्टेज पे है, वही चीज़ हमारा क्या बताता है दोस्तों, एनर्जी इंटेंसिटी, कि एनर्जी का कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी इंटेंसिटी। अब एनर्जी क्या क्यों इकोनॉमिक में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए एनर्जी जो होता है दोस्तों, आपको पता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस लिए होता है, कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, एनर्जी के डिमांड में इंक्रीज नज़र आएगा, वैसे वैसे जो हमारा होगा वो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी का ग्रोथ भी हमारा क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, हर फील्ड में हमको यूज होता है। अगर एनर्जी आप देंगे, अच्छे लेवल पे देंगे, तो कहीं ना कहीं जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है दोस्तों वो काफी हाई लेवल होगा। और कुछ पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आज के समय हम 6% और जो हमारा है वो इंडियन जीडीपी जो हमारा है वो इंक्रीज हुआ है, किसकी वजह से, हमारे केवल डिमांड की वजह से इंक्रीज होने में, किस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। यानी हमारा जो एनर्जी सेक्टर कितने से परसेंट से इंक्रीज हुआ, 9% से। वही हमारा एनर्जी जो अगर हम बात करें इंडिया का जीडीपी, उसकी वजह से, एनर्जी सेक्टर की वजह से 6% क्या हुआ, इंक्रीज होते हुए नजर आया है दोस्तों। और जो हमारा रेशियो है, कितना हम एनर्जी को डिमांड कर रहे हैं, एनर्जी डिमांड अपन जो हमारा जीडीपी है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक यूजफुल इंडिकेटर है। मतलब जितना ज्यादा रेशियो हमको नहीं होगा उतना हमको समझ में आएगा कि एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है जीडीपी के अनुसार, ग्रोथ के अनुसार, वो हमको बताएगा कि कितना हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे कंट्री को दोस्तों। और दोस्तों जो डेवलप कंट्री होते हैं उनका फोकस क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर होता है। यानी वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, लो एनर्जी रूट के ऊपर खाली फोकस करते हैं कि हमको कम से कम एनर्जी का यूज करना है दोस्तों, हमको एनर्जी एफिशिएंट वे में हमको यूज करना है, ताकि हमारा जो एनर्जी का जीडीपी है, एनर्जी टू जीडीपी रेशियो है, वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए दोस्तों। अगर बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन के ऊपर कि इंडिया का काफी लो है अभी भी दोस्तों, जो डेवलप कंट्री उनके अनुसार। क्योंकि अगर हम यूएसए का बात करें और अपने में कंपेयर करें तो हम केवल यूएसए में जितना यूज होता है उसका केवल पर व्यक्ति, हम पर कैपिटा एनर्जी का बात करें तो केवल 4% ही हम यूज कर पाते हैं। मतलब एक अगर एवरेज ले वर्ल्ड का ले तो 20% ही हम यूज कर पाते हैं पर कैपिटा के हिसाब से दोस्तों। मतलब एनर्जी अभी भी इंडिया में पर व्यक्ति जो कंज्यूम करता है वो काफी लो है दोस्तों। और जो
जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है दोस्तों, वो काफ़ी लाइकली होता है कि जो हमारा ग्रो हो रहा है इंडिया में, जो ग्रो होगा वो दोस्तों काफ़ी हमारा क्या सिंक्रोनाइजेशन मैचअप नजर आएगा कि कैसे हमारा जो एनर्जी का डिमांड दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। हमारा अब ये कह सकते हैं, अगर कोई भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब बताओ कैसे एनर्जी मतलब सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहोगे कि एनर्जी इंटेंसिटी होता है जो डिटरमाइन करता है कि कैसे, अगर एनर्जी सेक्टर का डिमांड 9% से बढ़ा तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 6% से इंक्रीज हुआ केवल एनर्जी सेक्टर में। तो आप बता सकते हो कि कैसे अभी भी लेकिन हमको एनर्जी जो हम यूज करते हैं इंडिया में वो काफ़ी हद तक अभी भी लो है दोस्तों, क्योंकि यूएसए जितना यूज करता है उसका मात्र पर कैपिटा एनर्जी जो होता है मात्र एवं मात्र केवल हम 4% यूज कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड का कंपेयर करें तो केवल एंड केवल 20% दोस्तों हम यूज करते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस देने का हमको जरूरी है कि कैसे हमारा जो इंडिया का ग्रोथ है, इंडिया का इकोनॉमी है, कैसे हम एनर्जी के फुलफिलमेंट को, एनर्जी के डिमांड को इंक्रीज करके दोस्तों हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, व्हाट इज द नीड फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनारियो, कि हमको एनर्जी लॉन्ग टर्म में क्यों रिक्वायर्ड है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होने का सबसे बड़ा ये क्या है, हमारा जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनारियो प्रोवाइड बेसिस फॉर एनर्जी पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया कंट्री। मतलब कि हमको एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस करना है दोस्तों, कि हमको अगर लॉन्ग टर्म में अपने ग्रोथ चाहिए, इंडिया का ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी का फुलफिलमेंट है दोस्तों वो हमको करना होगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट है कई सारे इंस्टीट्यूशन बना रही है, कई सारे फ्रेमवर्क हो रहे हैं जो कि डेवलप करेंगे एनर्जी के सिनारियो को। अगर बात करें दोस्तों, जैसे अगर हमको डिराइव करना है कुछ पॉलिसी या कोई भी टेक्निकल मॉडल या कोई सिनारियो रिजल्ट हो गया या कोई पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, तो डिफरेंट वे हैं जिसके वजह से आप पब्लिक पार्टिसिपेशन में प्रोसेस में कर सकते हैं इस एनर्जी सिनारियो को इवेलुएट करने के लिए। दोस्तों पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन दोस्तों काफ़ी हद तक रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होता है कि हमको एनर्जी जो यूज करें वो क्लीन हो, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट नजर आए दोस्तों, जो कि इंडिया को पावर सेक्टर में एक सिनर्जाइज कर दे दोस्तों, कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं एनर्जी का एंड यूज तक हम उसका बेटर कोऑर्डिनेशन करें किसके बीच में, जो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी है और हम जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा दोस्तों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं जिसके वजह से हम अपने एनर्जी सिनारियो को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनर्जी सिनारियो को हम कैसे करके प्लानिंग जो हम कर रहे हैं क्लीन एनर्जी का रीजनल कोऑर्डिनेशन के बेस पे, उसके बेस पे हम कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ रीजनल का कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम एनर्जी को एफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बात करें कि कैसे इंडिया में जो एनर्जी प्राइसिंग डन होता है इंडिया में दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है जो एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड मैनर है। ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में क्या है दोस्तों, ये बताता है कि कौन हाई टेंशन कंज्यूमर है, कौन हमारा लो टेंशन कंज्यूमर है दोस्तों। तो एनर्जी प्राइसिंग हमारा क्या है कि हाई टेंशन कंज्यूमर एक होता है, हमारा एक लो टेंशन कंज्यूमर होता है दोस्तों। जो हाई टेंशन कंज्यूमर होता है दोस्तों वो हमारा चार्ज किसके ऊपर बेस करता है, कितना आप किलो वोल्ट एम्पियर यूज कर रहे हो या कितना किलोवाट आवर आप यूज कर रहे हो। वही हमारा जो लो टेंशन कंज्यूमर होता है वो हमारा पे करता है एनर्जी कंज्यूमर, जो हमारा KWH के अनुसार किलोवाट आवर में केवल हमारा जो पेमेंट होता है उसके बेसिस पे करता है दोस्तों। और जो हमारा प्राइस होता है पर किलोवाट आवर होता है वो सिग्निफिकेंटली जो होता है वो दोस्तों हमारा चेंज होता रहता है। डिफरेंट स्टेट का, डिफरेंट राज्यों का अपना अलग अलग पॉलिसी होने के कारण जो हमारा जो हमारा एनर्जी प्राइसिंग है वो वेरी करता है डिफरेंट स्टेट में दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बात की है हम, जो कि पहला एक सिनारियो था। अगर दूसरा बात करें नेचुरल
गैसेस का दोस्तों। तो नेचुरल गैस हमको पता है कि गवर्नमेंट के पास एक सोल अथॉरिटी है जो कि प्राइसिंग जहाँ पे वहाँ पे नेचुरल गैसेस का फिक्स्ड है दोस्तों। वहाँ पे आप राइट डिसीजन ले सकते हो वहाँ पे कि आपको कंपटीशन का माहौल जैसे ना बना रहे। नहीं तो आप क्या करोगे, जो प्राइस होगा उस पर कहीं ना कहीं हमारा वेरी करेगा गवर्नमेंट के और हमारे जो प्राइवेट जो है उनके तरफ से। तो ये रहा हमारा नेचुरल। फिर उसके बाद कोल का बात करें दोस्तों, तो जो हमारा कोल होता है जो ग्रेडेड वाइज, इसमें कई सारे कोल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें पिट हेड वाला जो हमारा कोल होता है उसे क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये जो इंडिया के द्वारा जो इंडियन कोल माइल लिमिटेड है उनके द्वारा ये फिक्स है कि जो हमारे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल होंगे उनको हमको कैसे भी रिमूव करना है दोस्तों। और जो हमारा पिट हेड प्राइस होता है कोल का, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हमारा कोल इंपोर्टेड होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा पिट हेड ऑफ द प्राइस ऑफ द कोल होता है वो हमारा इंडिया में वो डिपेंडेंट जो हमारा, उससे हम उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो भी हमारा इंपोर्टेड कोल होगा दोस्तों। इस सभी के साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल जो है वो काफी क्या करता है, इंपोर्ट करता है कोल को, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है और लो एस कंटेंट वैल्यू होता है। मतलब इसलिए हम कोल यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमको कहीं ना कहीं हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो एस कंटेंट हमको नजर आता है दोस्तों। अब बात करें ऑयल का दोस्तों, तो ऑयल क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट है वो कई सारे स्टेप ले रहे हैं कैसे करके हमारा जो पेट्रोलियम है वो प्रोडक्ट, जैसे हमारा नेफ्था है, फर्नांसे है, LSH है, LDO है, बिटुमेन है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट हमको इंटरनेशनल जो हमको प्राइसेस दिखेंगे दोस्तों। तो उनके जो हमारा डीजल और पेट्रोल का प्राइस है दोस्तों, वो हमारा लिंक इंटरनेशनल मार्केट से नहीं करता, बल्कि वो हमारे खुद के मार्केट से करता है। डोमेस्टिक सेक्टर से यूज में देखते हैं कि कितना हमारे डिमांड और सप्लाई पे ये सारा चीज हमारा दोस्तों चलता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी हम किसे कहते हैं, सॉरी थोड़ा, यस, एनर्जी सिक्योरिटी हम किसे कहते हैं दोस्तों। एनर्जी सिक्योरिटी का पहले बेसिक जो एम है हमारे नेशन का क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं हमको जो डिपेंडेंसी होता है हमारे, जैसे इंपोर्ट होता है, कई सारे जो एनर्जी होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। जैसे ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट लेते हैं, कहाँ से, गल्फ कंट्री से लेते हैं, सऊदीया से लेते हैं। तो हमको क्या करना होता है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना होता है। जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर उसको हमको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। उसी हमारा जो बेसिक एम होता है एनर्जी सिक्योरिटी का यही होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो इंडिया है हमारा दोस्तों, कई सारे शॉर्टफॉल वो नजर कर चुका है, जो एनर्जी सिक्योरिटी में कई सारे उसको शॉर्टफॉलिंग मिल चुके हैं। जो हमारा ये गैप होता है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, कब से, 1985 से। इंडिया क्या बन चुका है, नेट इंपोर्टर बन चुका है, किसका, नेट इंपोर्टर बन चुका है कोल का दोस्तों, ऑयल का बन चुका है। तो इट हैज़ नॉट बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन को क्या किया, इंक्रीज नहीं कर पाया। इसलिए क्या किया है, अगर इंडिया जैसे अपने प्रोडक्शन को नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, दूसरे कंट्री से क्या करेगा, इंपोर्ट कराएगा। तो यही चीज़ बोला है, इट हैज़ नॉट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बाई द सिग्निफिकेंट मार्जिन सिंस 1990s। 1990 से तब तक हमारा जो इंडिया है वो सही अमाउंट में ऑयल को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, अपने डिमांड को फुलफिल नहीं इंक्रीज कर पाया है वो, बल्कि और उसका क्या है, जो उसका डिमांड है वो 10% पर एनम क्या कर रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। 10% दोस्तों, हर ईयर 10% से उसका जो ऑयल का डिमांड है दोस्तों इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कंसर्न होते हुए हमें नजर आ रहा है दोस्तों। बिसाइड दिस, इन सभी के बाद हमारा जो क्या है, देयर इज significant monetary loss to the government as government gives a subsidy on a refined oil product प्राइसेस। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारा जो पैसे का बजट है वो और लॉस में चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी स्कीम ला रही है जो कि दे रही है, और कि वो किस पे लगा रही है, जो हमारे रिफाइंड ऑयल जो प्राइसेस है उनके ऊपर लगा रही है दोस्तों।
तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा डिपेंडेंसी है, जो इंपोर्ट का हमारा डिपेंडेंसी है, उसको कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है। फ्यूचर में तो और बढ़ सकता है। ऑयल का इंपोर्ट कम से कम 75% से ज़्यादा होते जा रहा है दोस्तों। तो हमको कहीं ना कहीं इन सभी गैसेज, जो हमारे जितने भी LNG गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उनको हमको कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इंपोर्ट और हमारे अंदर जो इंडिया में और नज़र होते हुए आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना ये हमारा क्या एनर्जी सिक्योर, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उससे हमारा क्या होगा, हार्म होगा दोस्तों। हमको कहीं ना ये हमारा जो डिपेंडेंसी है, जो हमारा डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, वो हमको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या है, एक्सटर्नल भी बढ़ सकता है, हमारे सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकता है हमारे कंट्री के ऊपर, क्योंकि हम इतना सारा एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो इसके लिए हमको कई सारे स्ट्रेटेजी अपनाने होंगे जो कि फ्यूचर को चैलेंजेस में एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे हेल्प करेंगे। पहला क्या है, बिल्डिंग द स्टॉक पाइल्स, हमको अपना स्टॉक बना के चलना होगा, एनर्जी सिक्योरिटी का स्टॉक हमको बना के चलना होगा। फिर क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई सोर्सेज, जो भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम एनर्जी कंज्यूमर की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमको क्या करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। यानी क्या करना होगा कि हमको डिफरेंट सोर्सेज से क्या करना होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा। केवल हमको डिपेंडेंसी अपने ऑयल या कोल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ना हो के, बल्कि हमको रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी होना है दोस्तों। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल स्विचिंग, जो हमारे फ्यूल स्विचिंग जो हमारे हैं, उनके हमके कैपेसिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे हम देखिए बात करें कि जो एनर्जी सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी से भी क्या है, रिलेशन इसका है कि नेशनल सिक्योरिटी से भी इसका कंसर्न है दोस्तों, कि कितना अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे कंट्री में, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों। ये एनर्जी सिक्योरिटी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि हमारे जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प करता है दोस्तों। इसीलिए क्या बनाया गया था, एक एजेंसी बनाया गया था, क्या IEA जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो वो डिफाइन करता है कि एनर्जी सिक्योरिटी कितना अनइंटरप्टेड अगर रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगा, तब जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हो दोस्तों। तो ये भूलिएगा मत पॉइंट कि IEA जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो कि बताता है एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कि कितना आपके पास अवेलेबल हो एनर्जी रिसोर्सेज, कि आप अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सकते हो और अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों। और दोस्तों, इसके जो एनर्जी सिक्योरिटी होता है हमारे, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होता है, एक हमारा जो शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आप मेनली डील कर सकते हैं कि टाइमली इन्वेस्ट करना है हमको, जो भी सप्लाई हम कर रहे हैं। वहीं हमारा जो शॉर्ट हैंड है, उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि किस एनर्जी सिस्टम से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना आप उसमें सप्लाई डिमांड, आप जो डिमांड और बैलेंस है उसको कैसे आप डिमांड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारा कंसर्न होता है दोस्तों। इसके बाद भी जो दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा फेसेस नज़र आती हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इसमें हमको क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, हमको एनर्जी को इम्प्रूव करना है दोस्तों। उसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट हमको यूज करना है। गवर्नमेंट भी इसके साथ क्या कर रही है, कई सारे पॉलिसी मेकर बना रही है, कई सारे पॉलिसी बना रही है, जैसे हमारे बचत लैंप योजना था, उदय स्कीम था, तो डिफरेंट कंपनी है। तो हम लास्ट में जो अगर समरी में बात करें दोस्तों, तो क्या कह सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, किसके लिए, नेशनल के सिक्योरिटी के लिए, जो कि हम अगर ये रहा एनर्जी सिक्योरिटी, तो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होगा, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, जो कि एक मल्टी फेसेड दोस्तों क्या है अप्रोच है, कि हमको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करना होगा, अपने डाइवर्सिफाई करना होगा, किसको, एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना होगा, प्लस उसके साथ साथ हमको रिड्यूस करना होगा अपने डिपेंडेंसी को, जो दूसरे कंट्री के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है, उसको हमको क्या करना होगा, उस पर हमको कम डिपेंड रहना होगा। गवर्नमेंट को कई सारे जो है हमको रोल लाना चाहिए, पॉलिसी लाना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा क्या, कि हमको बताएगा कि कैसे हम एनर्जी को एफिशिएंट वे में, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्रो कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का दोस्तों फोकस होना चाहिए।
और ये और कई सारे डिमांड को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हम बता सकते हैं डेवलप एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन बताना है और इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब वही है कि हमको कैसे भी करके एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको हमको रिड्यूस करना है। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय द मोर एफिशिएंटली यूज, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज करें। जितना भी हम अमाउंट ऑफ सर्विस ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल ड्राइविंग हम कर रहे हैं तो कम से कम ड्राइविंग करें, जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो इससे हमारा क्या हो सकता है दोस्तों? एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। तो एनर्जी हमारा कंजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को बचाने में दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बचाने में सोर्स हमारा करता है। प्लस उसके बाद जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके हमारे ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको हमारा क्या करता है, वो लेस करता है। प्लस उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो कंज्यूमर का, जो हमारे कंज्यूमर है उनके प्राइसेस, जो कंज्यूमर के जो डिमांड है उनको हमेशा फुलफिल करता है अगर हर व्यक्ति एनर्जी कंजर्व करे दोस्तों। अगर स्पेंड करे, जो भी एनर्जी स्पेंड करे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी उसको बहुत ही अफोर्डेबल वे में मिल सकता है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी गुड होता है। क्यों? कि साइंटिफिक रिसर्च टाइम टू टाइम हमारा चलता रहता है कि कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करें, एनर्जी को कंजर्व करें। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी हमको क्या होगा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट सही तरीके से रहेगा दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, कुछ मेजर्स हैं दोस्तों जो कि हम एनर्जी कंजर्वेशन को कर सकते हैं। तो हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे दोस्तों? पहला हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा जो हमारा फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना, प्लस हमारा इकोनॉमिक या गवर्नमेंट के जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसमें ग्रोथ करना, प्लस जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च टाइम टू टाइम करना जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में हार्म ना हो दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंस है। एक जो हमारा पहला नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल, इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंटिफिक रिसर्च और इन्वायरमेंट दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे पूछा है कि हमको वेरियस स्ट्रेटेजी क्या क्या अपनाना होगा एनर्जी कंजर्वेशन के दोस्तों। तो एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए दोस्तों हमको क्या है, तीन मेथड है। एक तो हमारा शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, एक मीडियम, जो हमारे मीडियम टर्म है, और एक हमारा लॉन्ग टर्म है दोस्तों। तो हमारा शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म में हमारा ये आता है, जैसे आप इसमें हमारा जो होता है कोई भी प्रैक्टिसेस जिसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी उसमें कैपिटल का एक्सपेंडिचर ना हो, उसमें क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा दोस्तों? जो इसके अंदर हमारा इंक्लूड होगा, पहले क्या, जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो हम टैरिफ स्ट्रक्चर देते हैं, टैरिफ कितने टैरिफ देना है, उसमें हमको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, उसको सही तरीके से क्या करना होगा, हमको यूज करना होगा। प्लस उसके साथ साथ हमारा क्या है, जो हमारे यूटिलिटीज़ हैं, जितने हमारे यूटिलिटीज़ हैं उनको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा दोस्तों। प्लस उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं दोस्तों, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनको हमको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे प्रोडक्शन एफिशिएंसी है दोस्तों, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनके एफिशिएंसी को भी क्या करना होगा, हमको इंक्रीज करना होगा। प्लस जो हमारा R&D के ऊपर फोकस है उसको हमको और प्रॉम्प्ट करने का ज़रूरत है। जो हमारे नए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में बस ये जान के चलिए कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। हमको क्या फोकस करना है, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस करना है कि कैसे हम एफिशिएंट वे में फोकस करें, R&D के ऊपर पैसा खर्चा करें। प्लस उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करें, रेशनलाइज करें, और प्लस उसके साथ साथ जो हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर हम फोकस करें दोस्तों। फिर आता है मिडिल टर्म।
जो हमारे मिडिल टर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, मिडिल टर्म में कोई भी चीज़ हमारा लो कॉस्ट मॉडिफिकेशन होते हैं। हमारा शॉर्ट टर्म में क्या था, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन मिडिल टर्म में वही हमारा क्या है, लो कॉस्ट मॉडिफिकेशन दोस्तों है। लो कॉस्ट मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट में हमारा क्या है दोस्तों, जो हमारे सिस्टम के इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे जो सिस्टम के इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि जो पुराने हो गए हैं, लेस जो हमारे पेबैक पीरियड उनका कितना है, पेबैक पीरियड उनका कितना होना चाहिए दोस्तों, पेबैक पीरियड जो उनका होना चाहिए वो 1 से केवल 2 ईयर का होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमको डिमांड मैनेजमेंट में क्या करें, फुलफिल कर सके दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं जैसे हम रिन्यूएबल से, जैसे कुछ सोर्सेज होते हैं कि हमको रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल पे भी जाने होते हैं, उस पर भी हम थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हमारा क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड होगा दोस्तों। हमारा इसमें क्या होगा, हाई कैपिटल, पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या होगा, नए हम न्यू टेक्निक हो गए जो हमारे, उसको लाएंगे, टेक्नोलॉजी नए हो गए उसको लाएंगे, ये हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म पे। तो उसके बाद हमारा जो एफिशिएंट मेथड एनर्जी कंजर्वेशन में, कि हमको जहाँ पे हमारा जनरेशन हो रहा है, जो हमारा एनर्जी का जनरेशन है उसको हमको क्या करने का ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करें, जो हमारे एनर्जी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करें, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है उनको प्राइवेटाइज करें, उन पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन है दोस्तों वो भी हमारे क्या हो, इम्प्रूव होते हुए नजर आए दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर है दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या शॉर्ट टर्म में हमने क्या देखा, शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि हमारा कोई भी कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, प्लस उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या किया था, रेशनलाइज किया था। उसके साथ साथ जो हमारे यूटिलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस किए थे, जो हमारे यूटिलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस किए थे, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेज है उनको हमको रिड्यूस करना था, एफिशिएंसी इंप्रूव करना था, R&D के ऊपर फोकस करना था दोस्तों, और हमको नए न्यू न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना था। वही हम मिडिल टर्म का बात करें तो मिडिल टर्म में हमारे क्या इन्वॉल्व थे, लो कॉस्ट वाले, जो जितने भी हमारे लो कॉस्ट के मेथड है वो इन्वॉल्व है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पेबैक पीरियड है वो लेस देन 1 से 2 ईयर तक हो सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ हमारा क्या है, डिमांड मैनेजमेंट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं दोस्तों, और कैसे हम जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में दोस्तों क्या इन्वॉल्व होता है, हाई कॉस्ट मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व होता है। इसमें जनरली क्या होता है दोस्तों, हम नए नए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नए नए लॉन्ग टर्म के स्कीम बनाते हैं, जो कि एनर्जी सोर्सेज, जो हमारे जनरेशन के सोर्सेज हैं उसमें हमारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होने का नजर आता है। इसमें हम क्या डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी का, जिससे हमारा एनर्जी सेक्टर क्या हो दोस्तों, डीरेगुलेट होकर फिर से प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर हमारा दोस्तों ये फोकस कर सकता है। कुछ और अगर पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म मेजर में कि पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं टर्न ऑफ लाइट करने के लिए, यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब हम कह सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से जब यूज़ नहीं है तो उसको अनप्लग कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन में हमारा हेल्प करता है, जो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी एफिशिएंसी जो अप्लायंसेज है उनको अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों, और उसमें हमारा जो एक और है इम्प्रूव कर सकते हैं इंसुलेशन, जो हमारे प्रॉपर इंसुलेशन न होने के कारण विंटर में क्या होता है दोस्तों, हमारा कहीं ना कहीं कूल होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इंसुलेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कई सारे डिफरेंट जो हमारे एनर्जी के स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे आपको देखने में नजर आता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा क्या है, अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है दोस्तों। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर फोकस करें दोस्तों। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन 2001 एक्ट है दोस्तों, इसका जो हमारा बैकग्राउंड है क्या है, इसके ऊपर हमारा फोकस है कैसे भी जो एनर्जी को हम सेव करें, उसके पोटेंशियल को क्या करें, सेव करें, प्लस उससे हम क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें। ये दोस्तों एक लीगल फ्रेमवर्क जो है एनर्जी
एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है दोस्तों। ये हमारा क्या करता है, जो हमारे डिमांड है और सप्लाई है, इन दोनों के ब्रिज को क्या करता है, गैप को फुलफिलमेंट करता है दोस्तों। ये हमको कैसे भी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एमिशन है दोस्तों, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फोकस करता है, कैसे इफेक्टिवली उसको हमको लेस करना होगा दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव का क्या है, तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन का यही है कि टू प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन थ्रू सर्टेन सैचुरेटरी मेजर टू प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन। कि हमको क्या करना है, प्रमोट करना है कि एनर्जी एफिशिएंट वे में यूज हो सके और उसको हम कंजर्व कर सके, जिसकी वजह से जो हमारा सैचुरेटरी मेजर है, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रमोशन है, वो दोस्तों एफिशिएंट वे में हो। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हमारा जो एनर्जी एफिशिएंट का यूज है वो क्या करे, प्रॉपर फुलफिलमेंट करे दोस्तों। तो देखिए सिंपल आपको क्या बताए, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या याद करना है कि ये हमारा क्या एक्ट है, एक इसका बैकग्राउंड क्या है कि एनर्जी पोटेंशियल को क्या करना, सेव करना, उससे बेनिफिट लेना दोस्तों। ये एक लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसमें क्या है, जो डिमांड और सप्लाई के जो गैप है उनको फुलफिलमेंट करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको प्रमोट करना है, तो प्रमोट द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। जो हमारा एनर्जी का यूज है उसको हम क्या करें, एफिशिएंट वे में करें, प्लस जो हमारा कंजर्वेशन है, जो हमारा कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेटरी मेजर लिए गए हैं, उससे क्या हो, हमारा एनर्जी कंजर्व हो सके दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हमारा जो एनर्जी कंजर्व हो सके दोस्तों। अब इसके सैलिएंट फीचर हम बात करें दोस्तों, जैसे इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पहले देखिए एनर्जी कंजर्वेशन की हमारा क्या, एक तो हमारा ECBC कोड है, जो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट पे जो हमारा क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डिफाइंड होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है वो किस लेवल पे है, कॉमर्शियल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे है या इंडस्ट्री लेवल पे है दोस्तों। पहला ये हमारा इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या, S&L स्टैंडर्ड और लेबलिंग, स्टार रेटिंग जो हो गए, ये सारा कुछ हमारा इसी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट लाया था, जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के फीचर्स है दोस्तों। फिर उसके बाद DSM डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया था दोस्तों, हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था। फिर BLY जो बचत लैंप योजना था दोस्तों, CFL को हमको प्रमोट कर रहे थे, जो हमारे बल्ब थे, इंडिकेंडेंस बल्ब थे, उनको हटा के हम क्या यूज प्रमोट कर रहे थे, CFL का दोस्तों यूज करने के लिए। प्लस उसके बाद जो हमारे SMEs हैं दोस्तों, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं दोस्तों, उनको हम प्रमोट करें कि कैसे एनर्जी एफिशिएंट कर सके। फिर उसके बाद जो हमारे डिजाइनेटेड कंज्यूमर है उनके ऊपर भी हमारा फोकस था। प्लस उसके साथ साथ कह सकते हैं सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी था दोस्तों, कि हम किसको, जो हमारा एनर्जी मैनेज कर रहा है, जो एनर्जी ऑडिट कर रहा है, या जो अच्छे अमाउंट में एनर्जी कंजर्व कर रहा है, उसको हम सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इसके इम्पोर्टेंस स्कीम है दोस्तों। अब इसमें कुछ और बता सकते हैं कि क्या है इसके, कि ये नोटिफाई करता है जो भी हम एनर्जी इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इंडस्ट्री लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे, या तो एक डोमेस्टिक लेवल पे जो है बिल्डिंग में डिजाइनेटेड कंज्यूमर बताता है कि किस टाइप का हमारा कंज्यूमर है दोस्तों। प्लस उसके बाद ये प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन के नॉर्म स्टैंडर्ड, जो हमारे डिजाइनेटेड कंज्यूमर हैं दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो अमेंड कर सकते हैं, जो भी इन ECBC का कोड है उसमें वो सूटेबल रीजन के हिसाब से, जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो उस पर क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो ओनर है कॉमर्शियल, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का ओनर है, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारे बिल्डिंग कोड है उसको भी क्या कर सकता है, कंप्लाई कर सकता है। और इसमें क्या है, सबके लिए मैंडेट है कि जितने भी हम डिस्प्ले, जो हमारे लेवल है, जो इक्विपमेंट है, अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, उस पर हमको डिस्प्ले ऑफ लेबल्स बनाना अनिवार्य है दोस्तों, ये मैंडेटरी है। और जो हम स्पेसिफिक एनर्जी जब कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैंडर्ड है उसको हम क्या करें, उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ हम क्या करें, जो भी हमारे अप्लायंसेज है जो स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको हम बेच नहीं सकते, उनको हम प्रोहिबिट करें, मैन्युफैक्चर न करें, परचेज न करें, उसको इम्पोर्ट न करें, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी एक्ट में हमारा क्या हुआ था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी आया था दोस्तों, जो कि हमारा कब आया था ये दोस्तों,
मार्च 1 में आया था, 2002 में आया था। इसका मिशन यही था कि कैसे भी हमको जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंट वे में यूज करें, प्रमोट करें एनर्जी एफिशिएंसी को और प्रोवाइड करें लीडरशिप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी सेक्टर इन ऑल सेक्टर दोस्तों। तो यही पॉइंट हमको क्या करना है, याद करना है। मेनली आपको पॉइंट जो बताया तो यही है। पहला क्या है हमारा, ईसीबीसी कोड था, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग था, बचत लैंप योजना था हमारा, जो हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वाले जो उनको वहाँ पे फोकस करना था, और जो हमारे डिजाइनेटेड कंज्यूमर है उनके ऊपर फोकस करना था, जो हमारे डिमांड साइड मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, प्लस उसके बाद जो हमारे एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर है उनके ऊपर भी हमारा सर्टिफिकेशन का कैटेगरी बनाना था। प्लस इसके साथ साथ हमारा क्या था कि कोई भी स्टेट है जो वो अपने ईसीबीसी में चेंज कर सकता है अपने सुटेबल रीजन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारा मार्च 2002 में बना था, किस एक्ट के अंदर, जो एनर्जी कंजर्वेशन के 2001 के एक्ट है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, एमओपी के अंदर हमारा ये बना था दोस्तों। इसका ये क्या था कि सभी जितने भी अप्लायंसेज हैं, जितने भी इंडिया में अप्लायंसेज हैं उन पे क्या होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए। कब से दोस्तों, जनवरी 2010 से। हर इक्विपमेंट है, जितने भी हमारे जो भी हमारे मैंडेटरी अप्लायंसेज हैं उन पे वो क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि सभी के ऊपर क्या होने चाहिए, लेबलिंग होने चाहिए, मैंडेटरी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो फॉलो करना चाहिए दोस्तों। इसका जो मिशन था दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का था। क्या था, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, कि जो भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको हमारा एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, एक प्रॉपर क्या हो, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो, जो कि उसको हर एक जो इक्विपमेंट है उसे वो फॉलो करे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमारा जो एनर्जी इंटेंसिटी था अपने इकोनॉमी में उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ हो सके दोस्तों। तो क्या आप समझे कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो हमारा मार्च 2002 में लाया गया था, किसके अंडर लाया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 2001 के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसका जो मेन रोल था क्या दोस्तों, कि हमारे जितने भी रेटिंग है, जो भी इक्विपमेंट है उनका रेटिंग हमारा जनवरी 2010 से उस पर होना चाहिए दोस्तों। और ये क्या था, सभी मैंडेटरी था, डायरेक्ट था दोस्तों। और इसका एक और फॉर्मेशन क्या, कि हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, कि हमको क्या करना होगा, जो हमारे डिलीवरी मैकेनिज्म है कंट्री का, जो हमारे एनर्जी एफिशिएंसी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने का दोस्तों। अब उसका इसके फंक्शन के बारे में जैसे अगर बात करें दोस्तों, क्या क्या है, देखिए पहला एनर्जी जो हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो फंक्शन है वो क्या है, पहले की जो हमारा डिजाइनेटेड एजेंसी है उनके उनके साथ हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है दोस्तों। क्यों उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि हम उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम नए नए प्रोसीजर, नए नए फॉलोअर्स क्या कर सकते हैं, नए नए रूल रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, कि हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को, जो हमारे गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग का कॉन्सेप्ट ला रही है दोस्तों, कि जितने भी हम इक्विपमेंट है उस पर हमारा ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग। और तीसरा क्या है दोस्तों, ईसीबीसी कोड को क्या करता है, ये भी प्रिस्क्राइब करता है, नोटिफाई करता है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, कि जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, अवेयरनेस, और जितने भी आप कह सकते हैं कि आर&डी के ऊपर फोकस है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। तो ये प्रमोट किस किस को करेगा, जितने भी हमारे क्या इंफॉर्मेशन है आर&डी के ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर भी ये क्या करेगा, फोकस करेगा। प्लस उसके बाद और कुछ जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग के ऊपर भी फोकस करेगा, कि कोई भी इक्विपमेंट कंज्यूमर में जाने से पहले क्या हो, पहले सर्टिफाइड हो या टेस्टिंग हो दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, जितने भी हम एनर्जी एफिशिएंट जो हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं उनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होना जरूरी है दोस्तों, कि उसमें फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो मैनेज करे कि हमको क्या प्रॉफिट हो रही है कि नहीं प्रॉफिट हो रही है। प्लस उसके साथ साथ हमको क्या बनाने का ज़रूरत है,
एक्रीडेटेड जो हमारे एनर्जी ऑडिट के लिस्ट होते हैं दोस्तों, उनको बनाने का ज़रूरत है कि एक्रीडेटेड कहाँ पे हमारा जो एनर्जी का कितना पे किस मैनर में हम यूज कर रहे हैं और कितना हमारा जो है कंजम्पशन हो रहा है वो क्या करें, वो मैनेज करें दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हमको क्या रखने का ज़रूरत है, एक सर्टिफिकेट बनाना है एनर्जी मैनेजर का कि हमने एनर्जी मैनेज किया अच्छे से तरीके से किया, इसलिए उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनाए हैं। प्लस उसके साथ साथ लास्ट हमारा क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने का ज़रूरत है दोस्तों। जो भी हम एनर्जी जो भी हम प्रोग्राम ला रहे हैं उसमें हमको क्या करने का ज़रूरत है, एनर्जी जो हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोस्तों करने का ज़रूरत है। तो हमने क्या क्या इसमें देखा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के फंक्शन में पहला तो हमने क्या देखा, जो भी हमारे डिजाइनेटेड एजेंसी थे, जितने भी हमारे डिजाइनेटेड एजेंसी थे, कंपनी थे, उनके साथ हमको क्या करना है, उनके साथ हमको कोऑर्डिनेशन अच्छे लेवल पे बना के रखना है, क्योंकि उन्हीं से तो हम आखिर में लास्ट हमारा जो गोल है उन्हीं से हम क्या करवाएंगे, सही अमाउंट में यूज कराएंगे। प्लस उसके बाद इनका मोटो क्या था कि हमारा जो स्टैंडर्ड और लेवलिंग का भी प्रोसीजर होना चाहिए। प्लस क्या था, ECBC कोड के ऊपर फोकस करें। प्लस उसके बाद जो हम क्या करें, इसमें हम प्रमोट करें किसको, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, R&D के ऊपर फोकस है। प्लस उसके साथ साथ जो हम सर्टिफाइड और टेस्टिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल असिस्टेंट होना चाहिए, एक्रीडेटेड एनर्जी ऑडिटर होना चाहिए जो हर एक अमाउंट को बताए। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो एनर्जी मैनेजर हो उसको भी सर्टिफाइड प्रोवाइड करे। प्लस उसके साथ साथ हमको क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है एनर्जी एफिशिएंट को करने के लिए दोस्तों। अब स्कीम क्या क्या इसके अंदर है दोस्तों, इसके अंदर स्कीम जैसे हम आपको बताएं कि हमारा जो स्कीम है BE के अंदर जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, तो पहला क्या है, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको रूल और रेगुलेशन एंड पॉलिसी बनाना है जो कि मार्केट में एनर्जी एफिशिएंसी को दोस्तों क्या करे, वो इम्प्रूवमेंट करे। प्लस इसके बाद आपको बताएं ECBC कोड जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन प्रोडक्ट या कोई भी कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का वो करे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग भी आपको बताएं कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन बताए कि जो भी हम एनर्जी सेव कितना करेगा, कितना इसका कॉस्ट पोटेंशियल है, वो डिफरेंट चीज बताए। फिर म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट स्कीम, इसके अंदर दोस्तों क्या है, म्युनिसिपल इसमें क्या है, इसमें भी हमको म्युनिसिपैलिटीज लेवल पे हमको क्या करना होगा, एनर्जी को सेव करना है दोस्तों। और जो हमारे डिफरेंट जो नेशन है, नेशनल वाइड जो म्युनिसिपल डिमांड है उनको क्या करना, एड्रेस करना वहाँ पे कि कैसे आप एनर्जी का जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर यूज करके, सीवेज वाटर पंपिंग सिस्टम को, जो हमारे स्ट्रीट लाइट है उनके ऊपर फोकस करके, जितने पब्लिक बिल्डिंग है, जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज के क्रॉस हमारे जितने भी पब्लिक बिल्डिंग है उनके ऊपर हम क्या करें, अवेयरनेस फोकस कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ हमारा क्या है, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट दोस्तों। इसमें क्या है कि हमको एनर्जी को एग्रीकल्चर लेवल पे, जो हमारे एग्रीकल्चर पे हम जो यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर को कंजम्पशन कर सकते हैं। जो हमारे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्शन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस होता है दोस्तों। तो मेनली क्या है कि एक हमारा क्या था, NME नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशियंसी, ECBC कोड, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग देखा हमने, म्युनिसिपल लेवल पे DSM हमने देखा, प्लस एग्रीकल्चर लेवल पे हमारा DSM है। तो ये 5 स्कीम आपको जो हमारे हैं उनको आपको याद करने हैं। और एक और स्कीम जैसे यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग डिस्कॉम, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होते हैं वो क्या करें, अपना एक कैपेसिटी बिल्डिंग बनाए कि कोई भी रिस्पेक्टिव एरिया में क्या करें, वो फोकस कर सकते हैं। प्लस SDA दोस्तों, SDA क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर ही आता है। 2 टायर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं हमारे, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंट यूज करने में, किसके साथ मिलके, BE के साथ मिलके दोस्तों। नोडल एजेंसी जो हमारे होते हैं सेंट्रल लेवल पे उनको ऊपर फोकस कर सकता है। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो इस्टेब्लिश करते हैं क्या, कि डिफरेंट कैसे हम एनर्जी को एफिशिएंट, ये हमारा कब कहाँ मेंशन है दोस्तों, जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के 2001 के एक्ट के सेक्शन 15D के अंदर हमारा मेंशन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा है
क्या मेन प्रोविजन होते हैं जो हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हम क्या कर सकते हैं डिजाइनेट, क्या प्रोविजन जैसे हम बता सकते हैं क्या क्या प्रोविजन है कि जो डिजाइनेटेड कंज्यूमर हैं उन पे हम क्या कर सकते हैं अपना प्रोविजन ला सकते हैं जो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन एक्ट है। दोस्तों जो हमारा मेन प्रोविजन क्या है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो डिजाइनेटेड कंज्यूमर उनके ऊपर क्या है कि हमको जो एनर्जी जो इंटेंसिटी है इंडस्ट्री लेवल पे, जो हमारा इंडस्ट्री लेवल पे जो एनर्जी का इंटेंसिव यूज है उसको ऊपर फोकस करना पहला हमारा फोकस है। दूसरा क्या है दोस्तों कि हमारा जो शेड्यूल ये हमारा शेड्यूल बनाया गया ऐसा कि आप कितने जो हमारे एनर्जी कंज्यूम करते हैं जो एनर्जी हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो इंटेंसिव इंडस्ट्री है जैसे हमारे रेलवे हो गए, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गए, इन सभी में हमको क्या करना है इस्टेब्लिश करना है क्या अपना जो हमारा डिजाइनेटेड जो एक्ट है जो हमारे लिस्ट है डिजाइनेटेड कंज्यूमर के, ये सारा कुछ इसमें क्या होना चाहिए कवर होना चाहिए कहाँ कहाँ हम एनर्जी को इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों क्या है जो हमारे डिजाइनेटेड कंज्यूमर है वो एनर्जी ऑडिट के ऊपर क्या करें फोकस करें दोस्तों कि कैसे वो अपने एक्रीडेटर एनर्जी ऑडिटर वहां पे रख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस सेक्टर में हमारा कितना एनर्जी यूज किया है। तो यहाँ पे मैंडेटरी है क्या एक्रीडेटर जो हमारे एक्रीडेटेड एनर्जी ऑडिटर है उनके ऊपर भी हमारा फोकस है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हमारा क्या है एनर्जी मैनेजर होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब करें कि किस टाइप का हम क्वालिटी के हिसाब से कहाँ पे हम किस डिजाइन में कौन से डिजाइनेटेड कंज्यूमर के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं दोस्तों। प्लस उसके बाद क्या है हमारा जो भी हमारे डिजाइनेटेड कंज्यूमर है दोस्तों वो अपने नॉर्म्स स्टैंडर्ड जो भी एनर्जी कंजम्पशन के उसको क्या करें प्रिस्क्राइब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा है उसको क्या करें फॉलो करें दोस्तों। तो इसके अंदर हमने क्या देखा सिंपली कि जो हमारे इंटेंस इंडस्ट्री लेवल पे जो हमारे हैं उनके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक लिस्ट बनाएं कहाँ पे हम एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है जैसे रेलवे पोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन, कैसे वहाँ पे हम इसी जो हमारे जो बिल्डिंग है वहाँ पे हम कैसे अपने इस जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को लगा सकते हैं दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ क्या है कि हमको एक एक्रीडेटेड एनर्जी ऑडिटर बनाना होगा जो कि एनर्जी का बता सके कहाँ पे कितना एनर्जी हम कंज्यूम किए हैं। प्लस एनर्जी मैनेजर प्रिस्क्राइब्ड हमेशा रहेगा दोस्तों जो भी डिजाइनेटेड कंज्यूमर होंगे उनको हम क्या करेंगे नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे हमको उनको फॉलो कराना होगा दोस्तों। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एसडीए। दोस्तों एसडीए आपको अभी बता स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी जो कि सेक्शन 15D ऑफ द ईसी एक्ट 2001 के अंदर मेंशन है दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर क्या है फोकस रहेगा जो हमारा एसडीए के ऊपर फोकस है दोस्तों। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर हमारा इस पे फोकस रहेगा कि जो स्टेट है वो कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके जो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करेगी इस्टेब्लिश करेगी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एफिशिएंसी के जो डेडिकेशन होंगे उनको क्या करेगी फोकस करेगी कि ये मेनली फोकस कहाँ पे है स्टेट हो गए या तो जो हमारे यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटर है उनके ऊपर हमारा ये फोकस है दोस्तों। प्लस उसके बाद जो ये एनर्जी है क्या है ये बताती है एसडीए वाली क्या कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिफरेंट उसके कॉम्प्रोमाइजेज है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है जो हमारे एजेंसी होते हैं ये एजेंसी वो डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट क्योंकि वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। एजेंसी जो होता है दोस्तों वो 44% क्या कर सकती है कॉम्प्रोमाइज कर सकती है जो भी पावर डिपार्टमेंट है वहाँ पे कि हमारे जो अब देखिए जैसे यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट पे 22% है और इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टरेट कॉम्प्रोमाइजिंग है वो 17% है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइजेज है वो 11% है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है दोस्तों जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैसे फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यही चीज़ ये बताया है दोस्तों कि जो हमारे डिस्कॉम है वो 11% तक वो कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है वो जो इंस्पेक्टरेट कंप्रोमाइजिंग है वो 17% तक कर सकती हैं। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे पावर डिपार्टमेंट है वो 44% तक कर सक रहे हैं दोस्तों। ये हमारा इसका मतलब क्या है ये एसडीए बताने का मतलब क्या है कि हमारा ये स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी लेवल पे वो एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करे कि जो भी बीई प्रोवाइड करा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस
क्या इसके अंदर ये फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर ये फोकस है दोस्तों। और बीई जो हमारा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो प्रोवाइड करता है एसडीओ को दो मेजर कंपोनेंट। पहला क्या दोस्तों, एसईसीएफ यानी क्या, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारा फंड है वो प्रोवाइड करता है, प्लस ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको, एसडीए को, कि वो क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, रेगुलेट करे, इन्फोर्स करे क्या, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को दोस्तों। तो ये मेन कंपोनेंट है। पहला क्या है हमारा, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड है जो कि प्रोवाइड करता है, उसके साथ जब फंड प्रोवाइड करेगा तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसे प्रोवाइड करेगा क्या, उसका देखभाल करने के लिए कि क्या हमारा जो इक्विपमेंट है वो सही में यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों क्या है हमारा, ये पूछा है एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारे 2003 के, उसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो हमारे 2003 के हैं वो क्या फोकस कर रहा है, पहले क्या कि हमारा जो इंडस्ट्री में उनमें कंपटीशन वो क्या कर रहा है, अपना कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है, प्लस जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा, प्लस इसके बाद जो हमारा सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का सभी एरिया में ये इंश्योर करेगा, और उसके साथ साथ जो टैरिफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेशनलाइजिंग करेगा दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे क्रॉस सबडाइजेशन एरिया है, सबडाइजेशन लेवल है, वहाँ पे क्या करेगा, लोअरिंग करेगा। प्लस इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है दोस्तों, हमको उसके ऊपर फोकस करेगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारे पार्टिसिपेंट जनरेशन के थ्रू फोकस है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस है, उनके ऊपर हमारा क्या है दोस्तों, इनका फोकस रहेगा। प्लस उसके साथ साथ और कुछ इसके हैं कि हमारे जो ट्रेड मैकेनिज्म है उस पर हमारा क्या करेंगे, उस पर हम फोकस करके कैसे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हम क्या देखें कि पहला क्या इंडस्ट्री में क्या करेगा, वो कंपटीशन का माहौल बनाए रहेगा। प्लस उसके बाद जो हमारे ट्रेडिंग मैकेनिज्म होंगे दोस्तों, वो हम क्या करेंगे, वो हम इम्प्रूव करेंगे। प्लस उसके बाद जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो हम टैरिफ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। प्लस उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे सभी एरिया में दोस्तों, जितने भी हमारे एरिया हैं। प्लस उसके बाद था क्या, हमारा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, जो इंटरेस्ट है उनको हमारा प्रोटेक्ट करना दोस्तों। तो ये अब इसके फीचर्स क्या है, बात करते हैं फीचर्स के बारे में। देखिए इन जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारा 2003 का, इसके ऊपर फोकस क्या आता है, वही चीज़ है कि कैसे भी करके जो कंज्यूमर है उसके अंदर हमको कंपटीशन बनाना होगा कि कैसे सब आपस में एनर्जी को जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको कंपटीशन है जो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है एफिशिएंट होना चाहिए, कंपटेटिवनेस होने चाहिए, ट्रेडिंग का सप्लाई होना चाहिए, वो सभी कंज्यूमर तक पहुंच सके। प्लस उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कि हर एक एरिया में जो हो वहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो दोस्तों। ये देखिए लिखा है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज टू बी मेड टू फर्स्ट एरिया बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंस फ्री जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेजिम। जो भी हमारे ऐसे एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे हम फ्री बिना किसी लाइसेंस के आप जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ला सकते हैं। इसकी वजह से हम फोकस कर रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का दोस्तों। और उसके साथ क्या है, हम ओपन कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को कि जितने भी हमारे जनरेटिंग कंपनीज हैं वो क्या करें, प्राइवेट जो हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन करें बिना गवर्नमेंट के गारंटी के। प्लस फोकस है कि हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी के, कई लोग इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा क्या है दोस्तों, फोकस है कि कहाँ हमको ये हमारा जो अनऑथराइज्ड कैसे यूज हो रहा है उसके ऊपर भी हमारा फोकस है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे क्या SCRC जो हमारा है वो क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है, जो कि देखिएगा हर एक स्टेट में ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा है, कितने स्टेट पे कितने लेवल पे हमारा ये यूज हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड पॉलिसी दोस्तों। अब देखिए इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी क्या है, ये हमारा दोस्तों बना था कब, अगस्त 2006 में। जो जिसपे क्या इंक्लूड था, हमारे डिफरेंट एनर्जी के एस्पेक्ट इंक्लूड थे। कौन कौन से, एनर्जी सिक्योरिटी हो गए, एनर्जी के एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस है, प्राइसिंग के ऊपर फोकस था दोस्तों, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस था, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस था। इसका जो पॉलिसी का जब एक
एक कह सकते हैं इसका यही था कि हमको कैसे भी जो हम एनर्जी है उसको एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हमको बनाने का ज़रूरत है दोस्तों। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक मिनट हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे है कि फोकस क्या कि इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेटेड पॉलिसी जो हम बनाए हैं, जो हम क्या करें टेक्नोलॉजी को क्या करें एक्सप्लोर कर सके, कैसे हम अपने एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट कर सके दोस्तों। ये क्या करता है, ये ब्रिंग करता है सभी लेवल पे प्ले फील्ड आता है, जितने भी एनर्जी प्लेयर्स हैं उनको क्या ऊपर फोकस करता है दोस्तों। ये पॉलिसी एक ऐसा बनाता है कि जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट बना रहे, मार्केट को डिटरमाइन करे कि किस टाइप का एनर्जी प्राइस होना चाहिए दोस्तों। आज के समय प्राइस जो होता है दोस्तों वो डिसाइड किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमको बर्डन लाता है। जो भी पब्लिक सेक्टर होते हैं जैसे ऑयल कंपनी, इनके ऊपर क्या होता है बर्डन ला देता है बार बार कि हमारा जो पॉलिसी बार बार नए नए फॉर्म करने होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारा क्या है कि हमको एनर्जी रिसोर्सेज का अलोकेशन करना होगा कंपटीशन के बेस पे कि कितना उसका प्राइसिंग होगा, कितना उसका अलोकेशन होगा, वो क्या होगा, वो हमारा इस सब्सिडी जो कितना हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, कितना हमारा ये फिजिकल डेफिशिएंसी ला देगा दोस्तों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी जो इसी के अंदर हमारा बनता है दोस्तों। और इसका यही है कि हमारा जो ये हमारा जो हमारे आईईपी है, जो इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी है दोस्तों, वो हमारा एक्सपर्ट पैनल के अंदर बनता है। जैसे हमारे प्लानिंग कमीशन हो गए, ये सारा कुछ बनता है दोस्तों। जो आईईपी है दोस्तों इसका हमको नीड है, क्योंकि इंडिया को अभी भी इकोनॉमिक उसके ग्रोथ को क्या करना हाई रेट पे करना है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं सफिशियंट एनर्जी के ऊपर दोस्तों फोकस करना होगा। फिर उसके बाद बोला है क्या कि हमको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम बताने हैं नेशनल जो मिशन के हैं, वो यहाँ पे हम अभी आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक हमारा क्या है नापाक स्कीम है दोस्तों। ये क्या है जो हमारे ये क्या है, ये हमारा मिशन है क्या, सॉरी हाँ, ये हमारा क्या है नेशनल मिशन है किसके ऊपर, नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमारा फोकस है दोस्तों। इसके अंदर हमारे क्या 8 मिशन टोटल आते हैं दोस्तों। 8 मिशन हमारे जो हमारे प्रोविज़न है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कैसे हम उसको टैकल करें। नेशनल एक्शन फॉर प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमारा फोकस है दोस्तों, कैसे हमारा देखिए इसके अंदर पहला हमारा क्या है सोलर मिशन के ऊपर है दोस्तों। कैसे हम नॉलेज जो हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसको इन्हांस कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्लस ग्रीन इंडिया का मिशन हम फुलफिलमेंट कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जो हमारे हिमालय के इकोसिस्टम है उसके ऊपर फोकस करना, वाटर मिशन के ऊपर फोकस करना, सस्टेनेबल हैबिटेट है उसके ऊपर फोकस करना, प्लस हमारे साथ जो है एनर्जी जो हमारे जो एफिशिएंट वे में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा सोलर वाला है, एक हमारा वाटर वाला है, एक ग्रीन इंडिया का मिशन है दोस्तों, एक इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी वाला दोस्तों है, एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो कि एग्रीकल्चर में, और एक सस्टेनेबल हमारा हैबिटेट में दोस्तों है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और है हिमालय के इकोसिस्टम का, हिमालय के इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करना। प्लस उसके साथ साथ हमारा एक और था दोस्तों कि नॉलेज, जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज हम प्रोवाइड करें। तो ये 8 स्कीम आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। ये पूछ सकता है आपके पेपर में भी। और यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, नेशनल मिशन फॉर इनहांस सस्टेनेबल वाटर मिशन, सोलर मिशन, ये सारा कुछ वही 8 मिशन लिखा है। देखिए हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब उसके बाद हमारा इस यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, ईसीबीसी कोड बचा है। देखिए ईसीबीसी जो हमारा कोड है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम नोटिफाई करते हैं जो हमारे लोकल क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कितना हमारा जो कॉमर्शियल होना चाहिए, इंडिविजुअल स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, कि रूल हम क्या क्या ला सकते हैं एनर्जी कंजर्व करने का दोस्तों। जैसे यहाँ पे जैसे बिल्डिंग के पास मस्ट है 500 किलोवाट ऑफ कनेक्टेड लोड, या 600 कर सकते हैं केवीए, या इससे ऊपर जो होगा उसे हम कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम उसका नाम देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या एनर्जी ऑडिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि कितना जो हमारे स्पेसिफाइड कंज्यूमर है उनके ऊपर कितना हम प्राइस का वैल्यू लगा सकते हैं।
प्लस उसके बाद इसमें क्या है क्या दोस्तों कि जो हमारे ECBC कोड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी एनर्जी बेस्ड यूनिट एरिया होते हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो हमारे लाइटनिंग है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है दोस्तों कि कैसे भी करके इसको क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस जो बिल्डिंग इन्वेलप का परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। और हमारा जो हीट लॉसेस थे, कूलिंग लॉसेस थे, उनको क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है दोस्तों। इसमें पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हमारे ECBC एलिमेंट के 5 जो हैं वो हमारे एलिमेंट हैं। कौन कौन से? बिल्डिंग इन्वेलप में दोस्तों क्या आता है कि जो हमारा कितना हम जो यूज कर रहे हैं, जो बिल्डिंग का हम इंसुलेशन प्रॉपर करें, हीट लॉसेस कम करें, कूलिंग लॉसेस कम करें दोस्तों। तो इसका यही फोकस है क्या, किसके ऊपर? जो हमारे सोलर हीट गेन कोफिशिएंट है उसके ऊपर भी हमारा ये फोकस है दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक हीटिंग वेंटिलेशन, जो हमारा किस टाइप का जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए। प्लस उसके बाद क्या है कि जो हमारा हीट ऑफ वाटर है जो सोलर के द्वारा हो रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों। और लाइटनिंग जो हम यूज कर रहे हैं कम नंबर ऑफ वाट का होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल पावर है दोस्तों, एक चार्ट वहां बनाए कि कितने डिफरेंट अगर यूज करेंगे कंपोनेंट तो कितने कितने लॉसेस हमको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप याद करने के लिए एक शॉर्टली क्या कर सकते हैं, बेल्सा। बी फॉर क्या है दोस्तों, हमारा बिल्डिंग जो इन्वेलप है उसको है। प्लस ई फॉर जो इलेक्ट्रिकल पावर है हमारा। एल फॉर लाइटनिंग के ऊपर फोकस है। एस फॉर जो हम सर्विसिंग प्रोवाइड करेंगे हॉट वाटर वाला। ए फॉर जो हमारा दोस्तों है एयर कंडीशनिंग या हीट या वेंटिलेशन के ऊपर फोकस है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यूनिट नंबर कंप्लीट हुआ दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।